वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज के इस क्लास में। आज के क्लास में फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो में फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस 2023 हवलदार 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले फ्रेंड्स, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। थ्योरी के साथ साथ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, जहां से प्रश्न लिया गया है इतिहास से, लिया गया है संविधान से, विविध से, और भारत में प्रथम जो भी कार्य हुआ है फ्रेंड्स उन सब से यहाँ पर प्रश्न लिया गया है। प्रश्न के साथ साथ फ्रेंड्स उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी बताया गया है, जो कि आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते आज की इस क्लास को। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर ए में है मौर्य, बी में है शुंग, सी में है गुप्त, डी में है कुषाण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, उन सारे प्रश्नों का संग्रह लिया गया है जो कि आप सभी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ इंपोर्टेंट पॉइंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्वेश्चन है। ठीक है ना। करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर बैठा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप सभी के लिए, अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है ना, थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ले रहे हैं आप सभी को। ठीक है, आसित हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि धनानंद को किसने पराजित किया था। तो धनानंद को फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया था। अब ये भी इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन की दीक्षा लेकर बात करते आगे फ्रेंड्स, करें कि उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त के मृत्यु कैसे हुआ था फ्रेंड्स। तो इसने उपवास के कारण इसने अपनी मृत्यु को त्याग दिया था। चंद्रगुप्त के शासन का विस्तार चाणक्य के मुख्य रूप से मदद थी। यानी कि बात करें कि चंद्रगुप्त के सफल होने के पीछे कारण किसका था, तो वो चाणक्य का था। अगले पॉइंट की ओर बात करते, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चंद्रगुप्त के शासन काल में ही यूनानी राजदूत मेगास्थनीस मौर्य दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखा। यानी कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीस था वो किसके शासन काल में आया था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तिका का रचना किया, यानी कि लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते, प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स आप सभी का टाइम तो थोड़ा लग रहा होगा लेकिन सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जैसे कि आपसे उसका डिटेल्स नहीं पढ़ लेते जब तक, और डिटेल्स वाला क्लास जल्दी नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो आप सभी को दिया जा रहा है तो इसको अच्छी तरीके से और लास्ट तक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 6, बी में है 4, सी में है 7, डी में है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं।
अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट उतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, में जितना को इसके लिए उतना कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में वर्णित थे। ये क्वेश्चन देखिए, आप सभी के, मैं किसी भी एग्जाम की बात करूँ, एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की मैं बात करूँ, तो यहाँ से देखिए संविधान से बहुत अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है आप सभी के एग्जाम में। हिस्ट्री, इतिहास, विविध हुआ, भारत में प्रथम, करेंट अफेयर, सारे प्रश्न पूछे जाते जो कि इसमें लिया गया आप सभी के लिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के दायित्व उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को है। यानी कि मौलिक अधिकार जो है कौन लागू कर सकता है, तो कौन कौन लागू कर सकता है फ्रेंड्स, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों इसको लागू कर सकता है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार लागू करने का लिस्ट जारी कौन करता है। यानी कि मौलिक अधिकार को जो जारी करने का जो लिस्ट होता है फ्रेंड्स, वो कौन लागू करता है, तो उच्चतम न्यायालय इसको लागू करता है, ठीक है। सारे पॉइंट को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप नोट नहीं करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप सभी देख लीजिए वीडियो, हाँ आपका याद हो जाएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा इसका, ठीक है ना। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है लोकसभा, सी में है उपराष्ट्रपति, डी में है प्रधानमंत्री। थोड़ा सा प्रधानमंत्री ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति इज राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स कह रहा है कि अब राष्ट्रपति से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होगा एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कितने वर्ष, कितने साल के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए सिर्फ होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, महाभियोग द्वारा। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने का उम्र सीमा 35 वर्ष होता है। अगर फ्रेंड्स आप सभी को अगर राष्ट्रपति बनना होगा तो 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 35 वर्ष आप सभी का एज होना चाहिए, तब जाकर आप राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक ही व्यक्ति को भारत के कब बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अनगिनत है, कई बार भी बनाया जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। करें कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। यानी किसका जो नियुक्ति है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो राज्य के मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। सारे इंपोर्टेड और वीवीआई और सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी के लिए लिया गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो एफर्ट था, हमारा जो किया गया जो सारे काम है फ्रेंड्स कि आप सभी के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट लाया जाए, वो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी अगर नए होंगे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है ग्रह, बी में है उपग्रह, सी में है क्षुद्र ग्रह और डी में है पुलछल तारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए आप सभी के लिए, ठीक है ना, अगर ग्रह से रिलेटेड बात करें तो, ठीक है। अब देखिए, ये सारे पॉइंट आप सभी को अलग अलग वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन आप सभी को एक ही क्लास में इसको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप सभी बेस्ट तरीके से एग्जाम का तैयारी कर पाए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, आप सभी को शायद पता होगा, ठीक है ना। आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, ठीक है ना। आकार में सबसे छोटा जो ग्रह होता है फ्रेंड्स, वो बुध होता है, राइट। कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। आप सभी को ये हल्का प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जब एग्जाम में घुमाकर पूछ देता है तो सारे लोग चक्रिया जाते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है, और नॉलेज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण हो जाता है। आकाशगंगा की बात करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा आ गया, तो इसमें लाखों मिलियनों जो ग्रह होते हैं, तारे होते हैं उसमें, ठीक है ना। तारे होते, ग्रह नहीं होते, तारे होते फ्रेंड्स, ठीक है। अगले प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र हो जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह हो जाता है फ्रेंड्स, वो शुक्र हो जाता है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह की बात करें फ्रेंड्स, तो शुक्र होता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस होता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि होता है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण होता है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि सबसे जो गर्म ग्रह है वो शुक्र हो जाता है, ठीक है, और सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो वरुण हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं, करें कि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है? रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है? तो मंगल जो होता है फ्रेंड्स, वो लाल दिखाई देता है रात्रि के समय। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड हो जाता है, गैनीमेड हो जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, ठीक है ना। अगला है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, और बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, लीला सेठ इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लीला सेठ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब आ गया तो कि उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और भारत में जो प्रथम महिला है उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के और हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या की बात करें फ्रेंड्स, तो 25 हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड है, लेकिन आपसे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि करंट अफेयर्स हो जाता है, ठीक है ना। बात करते अगले पॉइंट की ओर। कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी हो जाती हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये हो जाती है सुचेता कृपलानी जी हो जाती है, ये वाला, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो राधाबाई सुब्बारायन जी हो जाती हैं भारत की प्रथम महिला सांसद, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि भारत की प्रथम महिला केंद्र मंत्री
राजकुमारी अमृत कौर जी हो जाती हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी जी हो जाती है। ये सारे इंपोर्टेड पॉइंट है फ्रेंड्स, उतना बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं कि प्रथम महिला एयरफोर्स पायलट कौन है, तो दुर्गा बनर्जी हो जाती हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगले पॉइंट है प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा जी हो जाती हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो हो जाती है पुनीत अरोड़ा जी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो ये हो जाती है श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो जाती है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम की बात करें तो, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैटिक जीके से और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो नीरजा भनोट जो हैं वो प्रथम महिला हैं जो कि अशोक चक्र पाई हैं, ठीक है ना। संतोष यादव की बात करें तो आप सभी का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार महिला हो जाती है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि मनके एवं आभूषण बनाने के कारखाने किससे दो और सबसे प्राप्त मनके एवं आभूषण बनाने के कारखाने किससे प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन में, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है मनके एवं आभूषण बनाने के कारखाने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता की बात करें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था, जो कि दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। उसका जानकारी तो कोई और दिया था, चार्ल्स मैसन ने जानकारी दिया था, लेकिन उसका जो खुदाई किया था दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है फ्रेंड्स वो सिंध में स्थित हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे फ्रेंड्स वो शहरी हो जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहने का मतलब फ्रेंड जहाँ पर बहुत सारे मरे हुए जीव जंतुओं या मनुष्य की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें तो मोहनजोदड़ो में बहुत सारा जब इसकी खुदाई चल रही थी तो यहाँ पर बहुत सारे मृतकों का टीला मिला था, यानी मरे हुए लोगों का एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि लोथल को सिंधु सभ्यता का व्यापार स्थल कहा जाता है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोथल जो होता है सिंधु सभ्यता का व्यापार स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। जो सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करें ना तो ये लोहा से अपरिचित थे, लेकिन ये तांबा से उतना ही लगाव रखते थे जितना कि लोहा से दूर रहते थे। और तांबा से पहली बार कुल्हाड़ी बनाया गया था फ्रेंड्स। अगर बात करें सबसे पहले क्या चीज़ का बनाया गया था तो कुल्हाड़ी बनाया गया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय की बात करें फ्रेंड्स वो कृषि था, ठीक है ना। इन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप सभी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा या स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 7 करें कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। यहाँ पर किसी नहीं है फ्रेंड्स, इसमें ईस्वी रहेगा, ठीक है ना। करें कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है बाबर और राणा सांगा, बी में बाबर इब्राहिम लोदी, सी में है बाबर और मेदिनी राय और डी में है बाबर और हुमायूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं इसकी ओर। करें कि 1526 ईस्वी को बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मुगल साम्राज्य का नींव किसने डाला था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बात करते यहीं पर। अगले प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगला पॉइंट है, इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते थोड़ा सा। कह रहे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल एकमात्र गवर्नर जनरल था जिनके खिलाफ महाभियोग चला और मदरसा स्कूल कोलकाता में एक स्थापना भी किया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित भी इसी ने किया था। किसने किया था? तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है ना, इसी ने पारित किया था 1773 में। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर। करे कि गोबी मरुआ स्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुआ स्थल किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? तो 9 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मंगोलिया में हो जाता है। मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का जो विचार यानी कि इसका जो रूल है कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो रूल है फ्रेंड्स 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? यानी कि आखिर भारत में जब संविधान बनाया जा रहा था ताकि बोला गया कि हाँ आपातकालीन शक्तियां भी होनी चाहिए, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी की संविधान से लिया गया है। जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ था? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, बिकॉज आप सभी के लिए ये छोटे प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बता दीजिएगा साथ साथ में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है ना, और इसके जब हो रहा था तो इसका वायसराय कौन था उस समय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 करेगी, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी की बनाई या स्थापना किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किए थे जब कांग्रेस के पार्टी से निकल गए थे। तो ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बात करते। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 14 का ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। इंकलाब और जिंदाबाद का नारा दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हिस्ट्री का वो प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, किसी भी एग्जाम की बात करें तो। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो समुद्री व्यापार से संबंधित था सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो समुद्री व्यापार से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। अभी इंपोर्टेंट पॉइंट जो बता रहे थे तो उसमें मैंने बताया कि लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का व्यापार का स्थल था। ठीक है ना,
अगला प्रश्न है 17 नंबर। कहते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था, गायत्री मंत्र। अगले प्रश्न की ओर बात करते 18 नंबर। भारत का प्रथम प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर बात करते हैं। किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, कह रहा है कि किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट ने इसका निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? 21 का राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में हुआ था, बम्बई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत के रचयिता कौन है? अगर फ्रेंड्स बात करें नारा की, तो नारा से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि करो या मरो, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे सारे नारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल ने ही इसे भी दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इस कांग्रेस नहीं होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं बिकॉज इसमें कुछ एरर आ गया फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को माना जाता है, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। करें कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? अगर हम झील की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि बात करें सबसे गहरा झील, सबसे ऊंचा झील, उसके बाद बात करें सबसे मीठा झील कौन सा है, सबसे खारा पानी का झील कौन सा है। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी काका हो जाएगा, टी काका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते 28 नंबर प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कह रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न है 30 नंबर। वातावरण की वह परत, यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर परत हो जाएगा, परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का
आयन मंडल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए 30 ही क्वेश्चन रखते हैं आप सभी के लिए। अगले वीडियो में आप सभी को पूरा प्रश्न दिया जाएगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।